बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सोचो कोई अचानक से आपके घर में आ जाए, वो भी किसी दूसरे देश से। उसकी ज़ात आपके जैसी नहीं, उसकी ज़ुबान आपके जैसी नहीं, उसका मज़हब आपके जैसा नहीं, उसका खान पान रहन सहन और पहनावा आपके जैसा नहीं, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस में आपसे कहता है कि असल में ये घर उसका है, ये ज़मीन उसकी है, यहाँ तक कि आपका पूरा मुल्क उसका है, क्योंकि 2000 साल पहले उसके पुरखे ठीक इसी जगह पर रहते थे। फिर वो अपनी बात को फर्दर और क्लियर करते हुए कहता है कि असल में तुम अरब हो और तुम अरबों से पहले यहां इसराइली रहते थे और वो इसराइली हमारे बुजुर्ग थे। आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या कहोगे? आप इस पूरी सिचुएशंस में क्या करोगे? आज से 80 साल पहले फलस्तीनियों के साथ यही हुआ है और इन झूठे क्लेम्स पे एक देश बनाया गया जिसका नतीजा आज तक दुनिया भुगत रही है। अमेरिका और यूरोप इस आइडिया और फिक्शनल स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। और मजे की बात बताता हूं, यूनाइटेड किंगडम का एक बड़ा मशहूर अखबार है, जो बातें मैं आपको बताऊंगा अगर आप उसे सर्च करोगे वो चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। उसने अपने एक आर्टिकल में लिखा कि यहूदियों की नई नस्ल तो मिडिल ईस्ट में पैदा हुई है, तो वो तो मिडिल ईस्टर्न हो गए, वो अपने आप को यूरोपियन सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उनके कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि यहूदियों को वापस यूरोप नहीं आना चाहिए, उन्हें मिडिल ईस्ट में ही रहना चाहिए। अब अगर आप किसी अनसाउंड को भी ये कहानी सुनाएंगे तो वो भी पहला सवाल करेगा कि 2000 साल में यहूदी जब यूरोपियन नहीं हो पाए तो 60 साल में मिडिल ईस्टर्न हो जाएंगे। लेकिन मुसलमान ये सवाल नहीं करेगा। आप प्रोपेगेंडा का लेवल देखो। अब आपका बच्चा इन अखबारों को सोर्स मानता है। आप मुस्लिम वर्ल्ड की हालत देखो। ये जनरेशन पूरी तरह आइडियोलॉजिकली सरेंडर कर रही है। चित भी उनकी, पत भी उनकी। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर हेड्स आया तो भी वो जीतेंगे, टेल्स आया तो भी वो जीतेंगे, भले ही पहला पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ को गलत साबित क्यों ना करता हो। अब सवाल यह है कि आप बतौर मुसलमान कैसे साबित करेंगे कि ज़मीन फ़लस्तीनियों की है, अरबों की है, मुसलमानों की है, यहूदियों की नहीं है, यहूदियों को वापस यूरोप जाना चाहिए? क्या आप ये चीज़ें साबित कर सकते हैं? आपके पास इसकी कोई ठोस वजह है? नहीं है। और यही इग्नोरेंस वजह है कि अरब वर्ल्ड में कोई रेवोल्यूशन नहीं है। लेकिन इस मिस इन्फॉर्मेशन और इग्नोरेंस को ख़त्म करने का, मुसलमानों को अवेयर करने का मैंने एक बहुत सही तरीका निकाल लिया है, जो ना डिलीट हो सकता है और ना सेंसर हो सकता है। और बड़ी आसानी के साथ वो सारी बातें आपको पता लग जाएंगी जो आपको पता लगनी बहुत ज़रूरी है। उन सारी बातों को जानने के लिए और वो तरीका क्या है, आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। लेकिन उससे पहले आप हमारे दूसरे चैनल अम्मार खान आलमगीर को जाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियोस वहाँ पर आएंगी, और जैसे ही वहाँ पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे, हम वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालने वाले हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहूदियों का जेनेटिक स्ट्रक्चर मिडिल ईस्टर्न है ही नहीं। कहाँ का है? यूरोप का। यानी कि आज की डेट की मेजॉरिटी यहूदी यूरोपियंस है। यूरोप में इतने लिबरल लॉज होने के बावजूद भी वो अपने ही लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब मैं क्या कह रहा हूँ शायद आपके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। देखो, दुनिया में टोटल यहूदी 1.5 करोड़ के करीब हैं। उसमें से 1.1 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 10 लाख यहूदी कहलाते हैं अश्केनाज़ी यहूदी। ये टोटल यहूदी पॉपुलेशन का 75% है और इनके जीन्स यूरोपियंस से मिलते हैं, यानी कि वो जेनेटिकली यूरोपियंस हैं। 2000 साल में ये उस सोसाइटी में सिर्फ मिक्स नहीं हुए बल्कि पूरी तरह ख़त्म हो गए। इसीलिए इसराइल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है हिदूश। वो वैसे तो इसराइल में इक्वल राइट्स की बातें करती है, लेकिन उसने ये क्लेम किया है कि इसराइल के अंदर जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं और इसराइल उन्हें सिटीजनशिप दे रहा है, उनमें से 85% माइग्रेंट्स यहूदी हैं ही नहीं, इसराइली हैं ही नहीं। इस तरह के सेम क्लेम्स चीफ रबिन ने भी किए थे, यानी कि इसराइल के अंदर यहूदी आलिमों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं कि सरकार यहूदियत को तबाह कर रही है नॉन जूइश लोगों को जूइश बनाकर, यानी कि इसराइल कोई मुल्क नहीं है, एक यूरोपियन कॉलोनी है। ठीक वैसा ही कॉलोनियल प्रोजेक्ट जैसा इंडिया में बनाने की कोशिश की गई थी, जैसा अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज में बनाने की कोशिश की गई और हर जगह ये नाकाम हो गई। लेकिन एक बात है जो फिर से घूम कर आती है कि अगर वो यहूदी ही नहीं है तो देश किस बेस पे बनाया गया है? क्योंकि इसराइली आइडेंटिटी एक एथनो रिलीजियस आइडेंटिटी है। इसमें ज़ात और मज़हब दोनों इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक पर्टिकुलर ज़ात के लोग ही इस मज़हब को फॉलो कर सकते हैं। कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। ये जब यहाँ से यूरोप गए तो वहाँ इन्होंने खुद अपने लॉज को लीनियंट कर लिया। वहाँ ये लोग अपने आप को एक मज़हब के तौर पे बचा रहे थे, बस इनका मकसद इतना था। ये एक ज़ात के तौर पे अपने आप को नहीं बचा पाए, ये यूरोपियंस में जाकर मिक्स हो गए। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये इन्हीं के रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है कि अब्राहम के बेटे थे इसहाक, फिर इसहाक के बेटे थे जैकब, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता था। उनके 12 बच्चों में से बने 12 बड़े कबीले, और वो कबीले फैल के कहलाए चिल्ड्रंस ऑफ इसराइल या बनी इसराइल।
अब इन लोगों को अल्लाह ने वादा किया कि तुम कैनान के इस लैंड में जाकर बस जाओ, ये तुम्हारे लिए प्रॉमिस लैंड है अगर तुम ओबीडियंट रहते हो तो। इसीलिए कहते हैं कि ज़मीन हमारी हो गई। अब इन्हीं के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले वो वादा इब्राहिम से किया गया था, फिर इसहाक से भी किया गया, फिर जैकब से भी किया गया। लेकिन इनके ऊपर बाद में उसी लैंड पर जुल्म होने लगा, इसलिए ये भागकर यूरोप चले गए। यूरोप जाकर ये अपने आप को एक मजहब के तौर पे तो बचा गए, लेकिन एक जात के तौर पे नहीं बचा पाए। पर पॉइंट टू बी नोटेड, इनको एक नस्ल के तौर पे वो ज़मीन दी गई थी, यानी इब्राहिम के बच्चों को। अब जब वो इब्राहिम के बच्चे बचे ही नहीं, इसहाक के बच्चे बचे ही नहीं, जैकब के बच्चे बचे ही नहीं, तो फिर ये ज़मीन उनकी कैसे हो जाएगी। फिर उसके बाद जो लैंड इनको अलॉट किया गया था, किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट में, ना कुरान में ना हिब्रू बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि वो ज़मीन इन्हें क़यामत तक के लिए अलॉट कर दी गई है। ऊपर से इन्हें बड़े साफ लफ्ज़ों में वार्न किया गया है कि अगर तुम फिरते हो, ओबीडियंट नहीं रहते अल्लाह से, तो तुम्हारे लिए फिर अजाब आएगा। और ये तो हर 6 महीने में फिरते हैं। इन्होंने अपने ही कुनबों में पैदा हुए नबियों का कत्ल किया है, ये बात सब जानते हैं। अच्छा, एक और क्लेम है, हम पहले रहते थे, यानी फ़लस्तीनियों से पहले वो लोग वहाँ रहते थे 2000 साल पहले। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उस ज़मीन के नहीं है, वो तो मूवमेंट करके वहाँ पर आए थे। तो क्या उस लैंड पर उससे पहले कोई नहीं रहता था? गलत, उस लैंड पर 12,000 साल से इंसान रह रहे हैं। कैनान की उस सिविलाइजेशन में इसराइलियों से पहले कई ट्राइब्स रहते थे, एमोरीज, जेबूसीट्स, हितीट्स, हिवीट्स, फिलिस्तीन्स, ये सारे ट्राइब्स पहले से एग्जिस्ट करते थे। अब आप बताओ किसका क्लेम ज़्यादा स्ट्रांग है, फ़लस्तीनियों का इंडिजीनियस क्लेम या फिर दूसरे वालों का हम पहले रहते थे? हम पहले रहते थे का क्या मतलब है? क्योंकि आपसे 10,000 साल पहले भी वहाँ पर लोग रहते थे, तो ये तो कोई तर्क नहीं है कि हम पहले रहते थे। उसके बाद और भी कई पॉइंट्स हैं, इस्लामाइजेशन ऑफ लैंड, अरेबियनाइजेशन ऑफ लैंड, मॉडर्न पर्सपेक्टिव, वो सारी चीज़ें आपको पूरे डिटेल में इस एक जगह पर मिलेगी, हु बिलोंग्स टू द होली लैंड बाय अम्मार खान में। ये क्या है, इसे समझने के लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि एक लैंड और कंट्री का ऑक्यूपेशन है, तो यहाँ पर जिस कंट्री के ऊपर कब्जा किया गया है उस कंट्री के लोगों के पास राइट टू आर्म्ड रेसिस्टेंस है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। इस बात को यूनाइटेड नेशन जेनेवा कन्वेंशन में ऐड किया गया था, यानी कि उनके पास फुल राइट्स हैं। अगर लोगों के ओपिनियन से कंपनीज को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो खुद मेहनत करके जेनेवा कन्वेंशन से ये बातें निकलवा दे, क्योंकि चोर को तो चोर ही कहा जाएगा। वैसे आप चोर को क्या बोलते हैं? हम तो चोर को चोर बोलते हैं और उसे चोर ही बोलेंगे, चाहे किसी को हमारी बात अच्छी लगे या ना लगे। बल्कि हम उन्हीं लोगों से कहेंगे जिन्हें ये सच सुनकर तकलीफ होती है कि अपना क़िबला दुरुस्त करो और इंसान बन जाओ, क्योंकि ज़मीन चोरों को आखिर चुराई हुई ज़मीन को छोड़कर भागना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिशर्स हमारी ज़मीन छोड़कर भागे और आज ज़मीन उसके असली मालिकों के पास है, ठीक वैसे ही जैसे आज की डेट में यूरोपियन पावर्स को अफ्रीकन कंट्रीज़ को छोड़कर भागना पड़ रहा है, उनके लीडर्स वैसे ही उन्हें गेट आउट बोल रहे हैं जैसे आज से 100 साल पहले लीबिया, मिस्र, अल्जीरिया और साउथ अफ्रीका ने किया था। आज नाइजर, बुर्किना फासो और माली जैसी कंट्रीज ने यूरोप की फौजों को भगा दिया है, और अब वो दिन दूर नहीं जब यूरोपियन पावर्स के मलिशियस प्रोजेक्ट अफ्रीका के एक भी देश में नहीं बचेंगे। धीरे धीरे करके साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज ला रही हैं, वो अमेरिका और वेस्ट के सपोर्ट में आ ही नहीं रहे। जब एक एक करके ये सारे किले टूट जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन का फ़लस्तीन में बनाया ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। फ़लस्तीन सच है, फ़लस्तीन असलियत है, इसराइल एक झूठ है। सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। और रह गई बात हमारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हम हमेशा फ़लस्तीन के साथ थे और हम हमेशा फ़लस्तीन के साथ रहेंगे। फ़लस्तीन की तहरीक आज़ादी से जुड़े लोग हमारी सर आंखों पर हैं, इस बात में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई इफ़ या बट नहीं। हमारे लिए फ़लस्तीन हमेशा जिंदाबाद है। और ये सिर्फ मेरे और आपसे शुरू नहीं हुआ, ये हमारे खून में है। अल्लामा फजल खैराबादी से अंग्रेज़ों ने कहा कि माफ़ी मांग लो, हम आपको रिहा कर देंगे, आपका काम सियासी नहीं है। तो अल्लामा साहब एक 65 साल के ज़ईफ़, अंडमान निकोबार की सख्त जेल, उन्होंने इनकार किया और अंग्रेज़ अफसरों को धिक्कार के कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये वतन हमारा, ये ज़मीन हमारी, ये लोग हमारे। तुम कौन हो, अपना बताओ। मैं वेस्ट को समझाना चाहता हूं कि ये वो कौम है जिसके बुजुर्ग अपनी ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फ़लस्तीन तो हमारा मजहबी मामला है। डरने, गिड़गिड़ाने, सरेंडर करने और तलवे चाटने की उम्मीद उनसे रखो जिन्होंने माफ़ीनामे लिखे थे। हम वो लोग नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग जेलों में मरे हैं। न हम एक मुसलमान के तौर पे फ़लस्तीनियों का साथ छोड़ सकते हैं, न बैतुल मुक़द्दस का सौदा कर सकते हैं। हम गिव अप नहीं करेंगे, न मैं,
ना मेरे बुजुर्ग, ना मेरी कौम, किसी की ऐसी तारीख नहीं है, तो प्रेशर पॉलिटिक्स का कोई फायदा नहीं है। अब सवाल यह है कि किया क्या जाए, इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, हम अपने मैसेज को आप तक कैसे पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज को तो दबाया जा रहा है। कंपनीज उसे अपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलकर एक्शन ले रही हैं। आपको सब पहले से ही पता है, अगर नहीं पता तो आई बटन में वीडियो इसे जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा। आपने कभी सोचा है कि ये औरों के साथ क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे लोग हैं जो फ़लस्तीन पर कुछ भी बोलकर पैसे कमा रहे हैं। हर दिन वो उस पर अपडेट ले आते हैं, क्योंकि वो न्यूज़ है, वो रोना गाना है, उसमें रिवॉल्ट मिसिंग है, उसमें करंट ऑर्डर की मजम्मत नहीं है, उसमें चैलेंज नहीं है, उसमें वो बागी वाला नेचर नहीं है जो ये कहता है कि मुझे इस पे बात नहीं करनी कि आज तक हुआ क्या है, मुझे इस पे बात करनी है कि जो छिन चुका है उसे वापस कैसे लिया जाए। मैं लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मुझे इस नई जनरेशन को एक नई सोच देनी है। पुरानी सोच आउटडेट हो चुकी है और यही रीज़न है जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाल लिया है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मेरी 35-40 साल पहले के मुस्लिम स्कॉलर से बस एक ही शिकायत है कि आपने अपनी जनरेशन को जूझना नहीं सिखाया, रोना सिखाया। ये बता दो कि ग्रेटर इसराइल बन जाएगा, ये बता दो कि अमेरिका को यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं, ये बता दो कि पूरी दुनिया के फाइनेंस पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कब्जा है, या फिर एक पिद्दी सा देश अगर कोई सिक्का लॉन्च कर दे तो बर्रे सगीर से लेकर अरब तक के हमारे सारे आलिम मुसलमानों को डराना शुरू कर देंगे कि इसे तो मिस्र से लेकर सीरिया तक की जमीन चाहिए, सो कॉल्ड रिसर्च बेस्ड स्पीच कह के। मैं उनसे बड़ी इज्जत के साथ पूछ रहा हूं, उनमें से बहुत से लोग तो अभी जिंदा भी नहीं है, कि आपने ये क्यों नहीं पूछा कि आखिर कोई कैसे कर लेगा? आपने ये क्यों नहीं कहा कि अमेरिका और पूरा यूरोप एक साथ अपनी फौज लेकर इसराइल के साथ खड़ा क्यों ना हो जाए? हम अपनी जमीन पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। हम क्या कोई बकरी के बच्चे हैं जो अपनी जमीन को, अपने वतन को इन्हें थाली में सजा कर दे देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये कौम हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सुल्तान सलाहुद्दीन अल-अय्यूबी को मानती है? हमें नहीं पता कि हार क्या होती है, और हमें यह पता है कि बैतुल मुक़द्दस को वापस कैसे लेना है। सिक्के तुम बनाओगे और उसके नक्शे हम बदलेंगे। आपने ये क्यों नहीं कहा कि इस कौम के बच्चे करबला की कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं, जिनके हीरो सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, वो मरने से नहीं डरते, वो हक से नहीं हटेंगे। अभी सिर्फ 200 साल हुए हैं, अंग्रेजों की जाइंट आर्मी टीपू सुल्तान के सामने थी, फुल ऑफ इक्विपमेंट्स, वेपन्स। हमारी सफ़ों में खड़े गद्दार भी उनके साथ, हमारे मुल्क के गैर मजहबी एम्पायर उनके साथ, लेकिन तारीख गवाह है कि हमारा लीडर अपनी आखिरी सांस तक ऐसे लड़ा कि जैसे अगले ही पल वो जीत जाएगा। आप हमें डरना सिखा रहे हैं, रोना सिखा रहे हैं। आपकी मेहरबानी से आज तक इन लो IQ बच्चों के बीच में पता है क्या डिस्कशन चल रहे हैं कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, उसके बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। ये पहले से ही इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बाद में तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, तो अभी हमारे लिए मेहनत करने की क्या ज़रूरत। एक काम करते हैं, हम सरेंडर करके उनके काम को आसान कर देते हैं। ये एक दूसरे का हाथ पैर बांध कर लेट गए कि दुश्मन आकर इनका गला काट दे, और इन्हें टाइमिंग तक का पता है। बाकी सारी रिलीजियस ऑब्लिगेशन इनके लिए ख़त्म हो गई है, ये वाली रिलीजियस ऑब्लिगेशन ये पूरी कर रहे हैं। मतलब मुसलमानों के लिए खड़े नहीं होंगे, मुसलमान के हुकूक के लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्हें यह पता है कि आगे क्या होने वाला है। अब सवाल यह है कि किया क्या जाए। हमें इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करना होगा, और ऐसे अपडेट करना होगा कि आने वाले 1000 साल तक कोई इनका दिमाग ना खराब कर पाए। पॉलिटिकल सॉल्यूशंस डर कर, रो कर कभी नहीं निकलते। आप जब उस काबिल हो जाते हैं कि दुश्मन को लगने लगे कि नहीं, इससे भिड़ना ठीक नहीं है, इससे उल्टा बोलना, इसकी ज़मीन, इसकी मस्जिद, इसके मदरसों को टारगेट करना और इनके लोगों को छेड़ना हम पर ही भारी पड़ जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, तो फिर वो खुद पॉलिटिकल सॉल्यूशन कर लेता है, फिर वो खुद अमन की बात करता है, क्योंकि उसे अपनी फिक्र होती है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप से लेकर रिलीजियस लीडरशिप तक रो रही है। आपको लगता है इससे हालात बदलेंगे? देखो, रेडिकलाइजेशन एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हम सबको रेडिकलाइजेशन की मजम्मत करनी चाहिए, मैं भी उसके खिलाफ हूँ। रेडिकलाइजेशन किसी भी सोसाइटी के अंदर से उसकी रूह को ख़त्म कर देता है। हम इंसानों को अमन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को इस बात के लिए अवेयर करना कि ये ज़मीन तुम्हारी है, ये वतन तुम्हारा है, ये लोग तुम्हारे हैं, और इन 3 चीज़ों की हिफाजत के लिए जिस हद तक गुजरना हो गुजर जाओ, अगर ये रेडिकलाइजेशन है तो फिर आप बुरी तरह वेस्ट के जाल में अटक गए हो। क्योंकि अगर खुद को बचाने वाले एग्रेशन को आप रेडिकलाइजेशन कहोगे या सोचोगे, तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में हालात गज़ा जैसे हो जाएंगे। अब अगर बोल नहीं सकते क्योंकि डिलीट होने का ख़तरा है, बैन होने का ख़तरा है, तो हमने इस मॉडर्न प्रॉब्लम का बड़ा सही सॉल्यूशन निकाला है। वो क्या है? जो सवाल मैंने आपको शुरू में ही बता दिए थे, इस तरह के हर सवाल का जवाब आपको हमारी इस बुक में मिलेगा। इसे मैंने खुद लिखा है, थोड़ी सी बाकी 1.5-2 महीने में पूरी हो जाएगी। इसमें पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो होनी चाहिए।
इसे पढ़ने के बाद आपको ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगा। आप इस बुक को किसी भी रिसर्चर, हिस्टोरियन या फिर प्रोफेसर को दिखा सकते हैं जब ये बुक आपके हाथ में होगी। इसकी वैलिडिटी पर दुनिया की कोई ताकत सवाल नहीं उठा सकती। मैंने इसे बहुत ध्यान से लिखा है। इस कॉन्फ्लिक्ट को पूरे 6 साल पढ़ने के बाद मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को रिफाइन करके नए तरीके से इस बुक को लिखा है, ताकि आपको वो सारी बातें समझ में आए जो आज तक समझाई नहीं गई हैं। इसे आसान लफ्ज़ों में लिखा गया बुक बिल्कुल लीगल और लॉफुल है, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आज तक इस मुद्दे पर बहुत लोगों ने बात की है, लेकिन एक चीज़ पर उन्होंने फोकस नहीं किया, वो ये कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। उन्होंने ये बताया कि हिस्ट्री क्या है, आज तक क्या हुआ है। उन्होंने ये बताया कि सामने वाली साइड के पास बहुत ताकतवर दोस्त हैं जिनकी वजह से आज तक हम हारते हुए आए हैं, और उनकी ताकत की वजह से हमें आगे भी परेशानी हो सकती है। लेकिन उन्होंने मेन फोकस नहीं रखा कि आखिर हम इसे सॉल्व कैसे करें। उन्होंने माइंडसेट बिल्ड नहीं किया इस नई जनरेशन का जो आगे चल के इस मुद्दे को सॉल्व करेगी। इसीलिए सेंटर ऑफ फोकस अब हम कहीं और रखेंगे। बुक की मेन लैंग्वेज को इंग्लिश रखा गया है ताकि इसकी एक इंटरनेशनल रीच और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ पाएँ। लेकिन अगर आपको इसके हिंदी और उर्दू वर्जन्स चाहिए होंगे तो हम कम्युनिटी पोस्ट पर वोटिंग्स करवा लेंगे। अगर लोग 1000 से ज़्यादा बुक्स लेने को तैयार होंगे तो मैं उन्हें हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करवा दूंगा। आप लैंग्वेज डिसाइड कर लेना। अब क्योंकि हमारे चैनल्स पर एड्स बंद हो गए, इसलिए लास्ट वीडियो में मैंने आपसे अपील की थी कि आप इस चैनल और हमारी न्यूज़ वेबसाइट के लिए एक सब्सक्रिप्शन खरीदें, जिस सब्सक्रिप्शन को आप डायरेक्टली हमारे QR कोड के थ्रू खरीद सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे 330 मेंबर्स पूरे हो गए हैं, और हमारा टारगेट है कि इस महीने के लास्ट तक हमारे 1000 मेंबर्स पूरे हो जाएंगे। जिन्होंने इस महीने सब्सक्रिप्शन ले लिया है उन्हें दोबारा सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो नेक्स्ट मंथ ट्राई करें। सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत कम है, 90 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन है जो आपको मंथ में एक बार लेना है। तो अभी तक आपने अगर चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि ये हमारी न्यूज़ वेबसाइट का डेवलपमेंट फेस है। हमने वेबसाइट को ऑफिशियल करना स्टार्ट कर दिया है। आज से 2-3 महीने में आपको हमारी वेबसाइट द मुस्लिम पोस्ट फुली फंक्शनल मिलेगी, खुद का डोमेन, और वैसे ही हो जाएगी जैसे कोई नॉर्मल न्यूज़ वेबसाइट होती है। अब यहाँ पर हम आर्टिकल्स अपलोड करने वाले हैं। अभी तो मोस्टली आर्टिकल्स मैं ही लिखूँगा, लेकिन आप लोग भी अपने कुछ आर्टिकल्स को मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिससे मैं उन्हें रीड करूँ। हमारी टीम एक बार उन्हें वेरीफाई कर देगी तो हम आपके साथ खुद कांटेक्ट करेंगे। 2 कंडीशंस हैं आर्टिकल लिखने वालों की। पहली कंडीशन कि वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, दूसरी कंडीशन वो PhD हो तो बहुत अच्छा है। और जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते कोई बात नहीं, हमारी न्यूज़ वेबसाइट की सर्विसेज पूरी तरह फ्री रहने वाली हैं। इसलिए जो मैंने पहला सब्सक्रिप्शन रखा है वो सिर्फ 0 रुपीज़ का है। आप जाओ वहाँ पर फॉर्म फिल करो। अभी वहाँ पर आर्टिकल्स रेगुलर आने शुरू नहीं हुए हैं। उसका एक रीज़न है कि आप लोगों में से सिर्फ 53 लोगों ने ही वहाँ जाकर फॉर्म को फिल किया है। कम से कम 200 लोग तो फॉर्म को फिल करो, ताकि जब मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मुझे लगे कि एटलीस्ट 200 लोग तो जाकर उसको वहाँ पढ़ेंगे। हम सब ने मिलकर इस बुरे वक्त में इस चैनल पर 330 मेंबर्स पूरे किए हैं, जो कोई बहुत बड़ी छलांग तो नहीं है, लेकिन इन 330 लोगों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया कि अभी रुक नहीं सकते हैं। रिगार्डलेस ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक यू सो मच। लेकिन अब हम सबको मिलकर इस चैनल पर 330 से 1000 मेंबर्स पूरे करने हैं। इस वीडियो में बस इतना था। वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।